अटाकामा डेजर्ट की बात। ठीक है, अब हम यहां से थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा और अगर आप नीचे आएंगे तो जहां पर आपने एंटाफागोस्टा वगैरह देखा था उसी में चिली के थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो चिली की राजधानी मिलेगी सेंटियागो। ठीक, और सेंटियागो के जस्ट ऊपर एक शहर मिलेगा आपको जिसका नाम है वालपरेसो। वालपरेसो, ठीक है, वालपरेसो मिल गया। वालपरेसो की अगर हम बात करें तो वालपरेसो के ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इधर से ऐसे लाइन खींचते हुए तो आपको एक शहर मिलेगा ब्यूनस आयर्स, जो कि राजधानी है अर्जेंटीना की। ठीक, तो वालपरेसो दिखा। वालपरेसो के ठीक ईस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो ईस्टर्न कोस्ट पे पैसिफिक ओशन के पास में आपको एक शहर और मिलेगा जिसका नाम है ब्यूनस आयर्स। तो ब्यूनस आयर्स और वालपरेसो को आपस में कनेक्ट करते हुए एक रेलवे लाइन बनाई गई है जिस रेलवे लाइन को कहा जाता है ट्रांस इंडियन रेलवे, ट्रांस इंडियन रेल। ठीक है, ट्रांस इंडियन रेल क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज जो माउंटेन रेंज है उसको क्रॉस करती हुई ये वालपरेसो को ब्यूनस आयर्स से कनेक्ट करती है। चूंकि पूरे जो एंडीज माउंटेन उसको क्रॉस करती हुई जाती है इसलिए इसका नाम ट्रांस इंडियन रेलवे रखा गया है। तो जो वालपरेसो है वो ट्रांस इंडियन रेलवे का वेस्टर्न जंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा चिली का एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, वालपरेसो से अगर ये ब्यूनस आयर्स को कनेक्ट कर रहा है और बीच में माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है, तो उस माउंटेन को क्रॉस करने के लिए कोई न कोई पास होगा, कोई न कोई दर्रा होगा, तभी ये जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीजें दिखेंगी। एक शहर दिखेगा मेंडोजा जिसका नाम है। ठीक है, तो वालपरेसो के बाद मेंडोजा, मेंडोजा के बाद ब्यूनस आयर्स। ठीक, और वालपरेसो और मेंडोजा के बीच में ही आपको मिलेगा उसपाल्टा पास, एक दर्रा मिलेगा यहां पर जिसका नाम है उसपाल्टा पास। यानी कि वालपरेसो से मेंडोजा शहर होते हुए उसपाल्टा पास के थ्रू ये ट्रांस इंडियन रेलवे ब्यूनस आयर्स तक जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वालपरेसो से मेंडोजा शहर होते हुए उसपाल्टा पास के थ्रू एक ट्रांस इंडियन रेलवे गुजरती है जो ब्यूनस आयर्स से कनेक्ट करती है, या चिली को अर्जेंटीना के ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्ट करती है, ये ट्रांस इंडियन रेलवे। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहां से थोड़ा सा और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक जलसंधि मिलेगी, एक स्ट्रेट मिलेगा जिसका नाम है मैगेलन स्ट्रेट। इस मैप में अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिख रहा है, यह है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, मैगेलन की जलसंधि। यहां पर देखिए ये चिली का एरिया यहां खत्म हुआ। ठीक, इसके बाद यहां पर है आपका टिएरा डेल फ्यूगो, यह है आपका टिएरा डेल फ्यूगो। इसी टिएरा डेल फ्यूगो के बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है या मैगेलन की जलसंधि है। तो मैगेलन जलसंधि की अगर हम बात करें तो मैगेलन जलसंधि दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करता है। ठीक है, तो टिएरा डेल फ्यूगो अगर आप देखेंगे इस मैप में ये क्लियर दिख रहा है, आप अपने एटलस में अगर आप देखेंगे तो ये है टिएरा डेल फ्यूगो का एरिया और यहां तक है आपका साउथ अमेरिका का। इन दोनों के बीच में एक हल्की सी लाइन है, एक हल्का सा वाटर बॉडी है जिसको स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन किसको किससे अलग कर रहा है? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग कर रहा है। जोड़ेगा किसको किससे? तो इस तरफ पैसिफिक है, इस तरफ पैसिफिक है, इस तरफ अटलांटिक है, तो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करेगा और अलग किसको किससे करेगा? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को टिएरा डेल फ्यूगो से। ठीक है,
ये आपका टेरा डेल फुगो में दो शहर आपको दिखेंगे, एक दिखेगा पुंता एरिनास और एक दिखेगा उशुइया। ये दो शहर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो पुंता एरिनास और उशुइया ये दो शहर आपको देखना है। पुंता एरिनास की बात करें सबसे पहले, तो पुंता एरिनास जो है ये एक बंदरगाह है जो चिली में स्थित है। ये चिली का शहर है, ये चिली में स्थित एक बंदरगाह है। पहली बात, पूरी दुनिया का सबसे दक्षिणतम शहर है, सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है पुंता एरिनास। ये जो पुंता एरिनास का क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र क्रूड ऑयल के डिपोजिशन के लिए या क्रूड ऑयल खनिज तेल के लिए भंडारों के लिए फेमस है। लेकिन चूंकि यहाँ का जो लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सदर्न में है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो ऐसी नहीं है कि इस क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन किया जा सके, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर बहुत ही अपोजिट है, इसलिए इसका प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो शहर हमने देखा उशुइया, उशुइया की बात करेंगे तो उशुइया दुनिया का सबसे दक्षिणतम ह्यूमन सेटलमेंट है। इसके बाद कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं मिलता। उशुइया टेरा डेल फ्यूगो का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, और साथ ही साथ दुनिया का सबसे दक्षिणतम ह्यूमन सेटलमेंट है। ठीक, तो ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद उशुइया के बाद अगर आप देखेंगे और हल्का सा नीचे तो आपको एक प्लेस मिलेगा केप हार्न, है ना, यहां पर मिलेगा केप हार्न। केप हार्न, केप हमने आपको बताया था कि स्थलखंड का कोई एक हिस्सा जो समुद्र में ज्यादा अंदर तक, एक सकरा, एक नैरो हिस्सा स्थल का जो समुद्र में ज्यादा अंदर तक एंट्री किया हो, उसको केप कहा जाता है। तो केप हॉर्न है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है केप हॉर्न, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हैं। हमने वेनेजुएला से शुरू किया था, पूरा वेस्टर्न कोस्ट हमने देख लिया, ठीक है। यहां से बात आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से हमको क्या करना है कि यहां से अब हमको अंदर एंट्री करना है। यहां तक हमने देख लिया चीजों को, यहां से अब हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे, उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट पे बाद में आएंगे, ठीक है। तो अंदर चलते हैं यहां से। ये है, देखिए इस मैप में, ये है आपका केप हॉर्न जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। यह है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, ठीक है। अब हम यहां से अंदर एंट्री करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे यहां पर एक पठार है जिसको कहा जाता है पेंटागोनिया का पठार, ठीक है, पेंटागोनिया का पठार। ये जो पेंटागोनिया का पठार है ये एक ड्राई आप कह सकते हैं, या एक आप कह सकते हैं कि ये एक कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। दोनों चीज लिखा मिलता है, पेंटागोनिया का पठार भी लिखा मिलता है और कोल्ड डिजर्ट यानी शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल क्यों? क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो अगर आप देखेंगे तो वो कैप्रिकॉर्न के नीचे है, 45 से 60 डिग्री के आसपास में है इसका पूरा का पूरा लोकेशन, ठीक है। तो ये एक कोल्ड डेजर्ट है, एक शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। दूसरा चीज पठार है। तीसरी चीज इसका जो निर्माण हुआ है, चूंकि ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ऐसे एंडीज माउंटेन फैला हुआ है, तो यहां से जो हवाएं आएंगी वो एंडीज के सामने वाले में ही बारिश करेंगी। ये एंडीज माउंटेन के रेन शैडो जोन में आता है ना, पर्वता विमुखी ढाल में आता है, पर्वत के पीछे वाले भाग में आता है। इसलिए इसकी संरचना आप यहां पर ऐसे समझिए, ये एंडीज पर्वत है और यहां पर ये है आपका पेंटागोनिया वाला क्षेत्र। तो जो कुछ भी हवाएं आएंगी वो यहां से इस तरीके से बारिश यहीं इसी क्षेत्र में करेंगी, और यहां पहुंचने के बाद उनमें जो मॉइस्चर होगा, जो नमी होगी वो कम हो जाएगी। और दूसरी चीज, वो हवाएं नीचे उतरने लगेंगी इस माउंटेन के साथ, और जब नीचे उतरती हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए उनमें जो थोड़ी बहुत नमी होती भी है वो भी बारिश के रूप में प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए इस वाले क्षेत्र में ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, रेन शैडो एरिया है एंडीज माउंटेन का। इसी से पेंटागोनिया डेजर्ट का निर्माण हुआ है, पेंटागोनिया पठार का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये पेंटागोनिया पठार की बात हो गई। अब ये जो पेंटागोनिया का पठार है, ये पेंटागोनिया का पठार की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो भेड़ पालन काफी हद तक होता है।
तो भेड़ पालन के लिए फेमस है पेंटागोनिया का पठार। अब जब भेड़ पालन होगा तो भेड़ से ऊन भी आएगा और भेड़ का मांस भी निर्यात होगा, तो इसके आसपास के जो शहर होंगे वो मांस निर्यात के लिए फेमस हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम उसकी बात, कौन से शहर है इसकी बात हम आगे देख लेंगे। ठीक, तो ये हो गई पेंटागोनिया पठार की बात। पेंटागोनिया पठार से थोड़ा सा और ऊपर चलिए, तो अब आपको कुछ घास के मैदान दिखेंगे जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा फेमस है, या साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें इन घास के मैदानों से कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली रेज किया गया है। ठीक, पेंटागोनिया पठार से हल्का सा ऊपर आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा पंपाज। तो सबसे पहली बात, पंपाज एक घास का मैदान है। किस तरीके का घास का मैदान है? तो यह है एक टेम्परेट ग्रास लैंड, शीतोष्ण घास का मैदान। ठीक है, दूसरी चीज, पंपास का जो अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे किन किन देशों में फैला है, तो ये बेसिकली दो देशों में फैला हुआ है, एक अर्जेंटीना और दूसरा उरुग्वे। अर्जेंटीना और उरुग्वे जो देश है, इन दोनों देशों में विदाउट ट्री एक ग्रासलैंड एरिया है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, उसी को पंपास कहा जाता है। या प्रश्न पूछा जाता है साउथ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उनको क्या कहा जाता है? तो पंपास। स्पेसिफिक देश पूछा जाएगा तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं जिनमें वृक्ष नहीं पाए जाते, केवल घास पाए जाते, उनको पंपास कहा जाता है। ठीक है, अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, तो हमने आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाते वक्त बताया था, साथ ही साथ हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते वक्त बताया था कि जहां कहीं भी टेम्परेट ग्रास लैंड होगा वहां पर गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होगी। तो ये भी एक टेम्परेट ग्रास लैंड है, तो नतीजा पंपास रीजन में भी गेहूं की खेती होगी। तो गेहूं की खेती इस पंपास रीजन में जहां पर होती है वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक शहर होगा इस तरीके से जिसका नाम है रोज़ेरियो। रोज़ेरियो, और एक दूसरा शहर है इस जगह पे थोड़ा सा, जिसका नाम है बाहिया ब्लांका। बाहिया ब्लांका। ठीक, तो रोज़ेरियो से बाहिया ब्लांका तक का पूरा एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है, एक क्रिसेंट एरिया है। उस पूरे के पूरे क्रिसेंट एरिया में गेहूं की सबसे ज्यादा खेती होती है। तो पंपास मैदान में रोज़ेरियो से बाहिया ब्लांका तक का क्षेत्र अर्धचंद्राकार है ना, हाफ मून की तरह है। उस पूरे क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है। ठीक, दूसरी बात क्या बताई थी कि जहां पर गेहूं की खेती नहीं होगी वहां पर चूंकि घास तो ही है तो वहां पे पशुपालन होगा। तो पशुपालन में हमने आपको बताया भेड़ पालन के लिए महत्वपूर्ण है, तो यहां पर भेड़ पालन हो जाएगा। ठीक, तो पशुपालन भी इस पंपास के क्षेत्र में होता है। पशुपालन होने लगेगा तो चूंकि भेड़ पालन है तो ऊन और मांस निर्यात, इन दोनों का जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा ग्रो कर जाएगी। तो इन दोनों की इंडस्ट्रीज ग्रो कर गई हैं इस पूरे पंपास वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें इस मैप में, उसी चीज को इस मैप में देखें, यह है आपका बाहिया ब्लांका। पॉलिटिकल मैप में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बाहिया ब्लांका मिल जाएगा। देखिए यहां पर यह है बाहिया ब्लांका और यह है रोज़ेरियो। तो रोज़ेरियो से बाहिया ब्लांका तक का ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र गेहूं का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ पशुपालन हो रहा है। पशुपालन होने के साथ साथ मांस का निर्यात होगा, मांस मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप कर जाएगी। तो उसके समीप जो सिटीज होंगे वो मांस निर्यात के लिए फेमस हो जाएंगे। तो आप शहर देखिए, एक यहां पर है ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है, और दूसरा है मोंटेवीडियो जो कि उरुग्वे की राजधानी है। तो ये दोनों गेहूं और मांस निर्यात के लिए सबसे ज्यादा फेमस हो जाएंगे। तो ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो यहाँ पंपास रीजन में जो गेहूं उत्पादन होता है और जो मांस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप किया है उसके एक्सपोर्ट के रूप में एक प्रमुख पोर्ट की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये पंपास की बात हो गई। ठीक है, ये बात हो गई पंपास रीजन की। पंपास रीजन के बाद यहां पर देखिए एक देश है, ये है अर्जेंटीना, ये है पराग्वे और ये है बोलीविया। तो अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया इन तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ एक ग्रास लैंड है
ठीक है, एक घास का मैदान है जिसको बोला जाता है इस पूरे क्षेत्र में ग्रान चाको। ग्रान चाको, ठीक है, ग्रान चाको। ग्रान चाको को मैं आपको मैप में दिखाता हूं। इस मैप में अगर आप देखिए यहां पर, ये देखिए, ये है आपका ग्रान चाको। ये देखिए, ये है ग्रान चाको। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ग्रान चाको का है। तो ग्रान चाको कहाँ कहाँ है? तो एक अर्जेंटीना है, दूसरा आपका पराग्वे है और तीसरा बोलीविया। तो अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया, इन तीनों क्षेत्रों में मिक्स्ड वेजिटेशन का क्षेत्र है, यानी घास और वृक्ष दोनों पाए जाते हैं। इसमें ट्री भी पाए जाते हैं और ग्रास भी। इस मिक्स्ड वेजिटेशन के क्षेत्र को ग्रान चाको कहा जाता है। अगर ग्रान चाको की बात करें तो ग्रान चाको जो है एक पुर्तगाली वर्ड है, एक पुर्तगाली शब्द है जिसका मतलब होता है हंटिंग लैंड। हंटिंग लैंड। अब एक चीज आप बताइए, यहां पर पहली बात तो ग्रास है, तो ग्रास अगर है तो ग्रास को खाने वाले हर्बीवोर्स जीव यानी शाकाहारी जीव आ जाएंगे, कार्निवोर्स आ जाएंगे। शाकाहारी जीव आएंगे तो उनको खाने के लिए मांसाहारी भी आएंगे। साथ ही साथ वृक्ष है तो वृक्षों पर पक्षी या बहुत सारे और जो जीव उन वृक्षों पर रह सकते हैं वो आ जाएंगे। इसलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ग्रान चाको में यहाँ पर जो कोई भी ट्राइब्स रहती थी वो मुख्य रूप से शिकार करती थी। मुख्य रूप से शिकार करने की वजह से इसको हंटिंग लैंड कहा जाता था। और जब ब्रिटिश कॉलोनीज स्थापित हुई थी तो वो भी यहाँ पर शिकार करने जाया करते थे, इसीलिए इसको हंटिंग लैंड का दर्जा दिया गया है या ग्रान चाको नाम इसको मिला है। ठीक है, यहाँ पर जो पहले ट्राइब्स होती थी वो मुख्य रूप से उनका जो जीवन यापन करने का जो सोर्स होता था अपना लाइफ को बनाए रखने के लिए वो यही शिकार करना, उसी का भोजन करना। लेकिन आज के समय में वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइब्स भी लगातार खेती करने लगे हैं। तो अब एग्रीकल्चरल एरियाज में लगभग ये ग्रान चाको का एरिया जो है धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रान चाको। ध्यान रखना, ग्रान चाको एक मिक्स्ड वेजिटेशन का क्षेत्र है जो अर्जेंटीना, पराग्वे और बोलीविया इन तीनों क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगर आप थोड़ा सा और ऊपर ग्रान चाको के थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा माटो ग्रासो प्लेटो, माटो ग्रासो पठार। माटो ग्रासो पठार का लोकेशन कहां पर है? तो ब्राजील में है। ठीक है, तो माटो ग्रासो पठार बेसिकली ब्राजील में है और इसका कुछ हिस्सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोलीविया में भी है। तो माटो ग्रासो का पठार कहां पर है? तो ब्राजील और बोलीविया इन दोनों जगह पर है। ब्राजील प्लस बोलीविया। ज्यादा हिस्सा ब्राजील में है, बोलीविया में कम हिस्सा है, लेकिन फिर भी बोलीविया में भी पाया जा रहा है माटो ग्रासो का पठार। इस माटो ग्रासो के पठार की बात करें तो ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसके हिसाब से ब्राजीलियन हाईलैंड का ही हिस्सा है जो ब्राजीलियन हाईलैंड से थोड़ा सा दूर हो गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राजीलियन हाईलैंड का हिस्सा है। अब इसी माटो ग्रासो पठार के थोड़ा सा और आगे की तरफ आप देखेंगे तो यह है कंपोज और कटिंगा। तो कंपोज और कटिंगा क्या है? तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जिनको ब्राजील में कैंपोज कहा जाता है या कटिंगा कहा जाता है। तो ब्राजील में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कंपोज कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक क्रम आप ध्यान रखिएगा, पेंटागोनिया पठार है, फिर पंपास है, ग्रान चाको, माटो ग्रासो और कंपोज। ये घास के मैदानों का क्रम है आपका, पंपास, ग्रान चाको, माटो ग्रासो और कैंपोज। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है इस वाले क्षेत्र से। ठीक, अब कैंपोस आपने जहां देखा, कैंपोस के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन उच्च भूमि। इसी ब्राजीलियन उच्च भूमि का हिस्सा था ये माटो ग्रासो पठार। ब्राजीलियन उच्च भूमि की बात करें तो ये एक शील्ड संरचना है, एक शील्ड है, इसको ब्राजीलियन शील्ड भी कहा जाता है। अब शील्ड का मतलब बहुत ही ओल्ड वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ एक संरचना होगा जो मेटालिक
जो मेटल्स वाले जो मिनरल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए फेमस होगा। तो पूरा का पूरा जो ब्राजीलियन हाईलैंड है वो खनिज संपदा से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, और खासकर धात्विक खनिजों या मेटालिक खनिजों की। इसी ब्राजीलियन हाईलैंड में आपको दिख जाएगा 2 बड़ा शहर या 2 बड़ा क्षेत्र। एक का नाम होगा, यहाँ पर अगर आप हल्का सा यहाँ बीच में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेलो होरिजेंटे, बेलो होरिजेंटो, और उसी के नीचे मिल जाएगा मिनास ग्रेस, मिनास ग्रेस। बेलो होरिजेंटो और मिनास ग्रेस ये दोनों ब्राजीलियन हाईलैंड के क्षेत्र में स्थित हैं, और ये दोनों आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बेलो होरिजेंटो और मिनास ग्रेस ये आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके अलावा ये जो ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड कई रिवर्स का सोर्स है। बहुत सारी नदियां निकलती हैं इसी ब्राजीलियन उच्च भूमि से। जैसे आप यहां पर देखिए, ये एक नदी है पराग्वे, ठीक है, ये एक नदी है तोकैंतिस, ठीक, ये एक नदी है पराना, यहां पर देखिए, और ये एक है साओ फ्रांसिस्को। तो आपको 4 नदियां मिल गई, पराग्वे, पराना, साओ फ्रांसिस्को और तोकैंतिस। ये 4 मुख्य नदियां हैं जो ब्राजीलियन हाईलैंड से निकल रही। नाम फिर से बता दे रहा हूं, पराना, पराग्वे, पराना, साओ फ्रांसिस्को, तोकैंतिस, ये 4 नदियां हैं जो निकल रही हैं ब्राजीलियन हाईलैंड से। बाकी अभी हम नदियों की बात थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक, अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि ये 4 नदियां निकलती हैं इसी ब्राजीलियन हाईलैंड से। आज के सेशन को यहीं पर रोकेंगे, ठीक है, तो जब तक रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।